हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने ग्रामोद्योग वाले पार्ट को चालू किया था और ग्रामोद्योग का एक क्लास हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में ये ग्रामोद्योग का सेकंड पार्ट है जिसमें हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके अलावा जो हमारी लाइव क्लास चल रही थी रात को 10:15 बजे, जिसमें हम भारत के संविधान और ग्रामीण विकास का MCQ कर रहे थे, अब से उस क्लास का टाइमिंग रात के 9:30 बजे रहेगा। रात को 9:30 बजे जो है हम लाइव जुड़ेंगे आपके साथ और उसमें हम भारत के संविधान और ग्रामीण विकास के MCQ को कवर करेंगे। तो जिनको भी जुड़ना है उस क्लास से तो रात को ठीक 9:30 बजे आप तैयार रहिएगा। हम ग्रामीण विकास और संविधान के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो क्लियर है? तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ये वर्ष 2008 में प्रारंभ हुआ है। एक्चुअल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम दो योजनाओं का मिश्रण है। पहला प्रधानमंत्री रोजगार योजना और सेकंड है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इन दोनों को मिलाकर ही क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बनाया गया वर्ष 2008 में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कौन कौन सी योजनाओं का सम्मिश्रण है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का सम्मिश्रण है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन आता है? आपका MSME यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम मंत्रालय के अधीन जो है सूक्ष्म लघु मध्यम जो इंटरप्राइजेस मंत्रालय जो है MSME मंत्रालय, उसके अधीन आता है आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो इस कार्यक्रम की जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर, यानी पूरे देश में इस योजना को लागू करने का काम किसका है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का है। जबकि राज्य स्तर पर राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र और बैंकों का सम्मिश्रण है। यानी जो राज्य स्तर पर इस योजना को क्रियान्वित कौन करेगा? राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, साथ ही जिला उद्योग केंद्र प्लस बैंक, क्योंकि आपको जो ऋण मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, सब बैंक के माध्यम से दी जाएगी। क्लियर है? तो याद रखिएगा, राज्य स्तर पर राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंक के द्वारा राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, जबकि केंद्र स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया जाता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ये पॉइंट जो मैंने बताया इसको याद रखिएगा ना, इसमें से कोई भी पेपर में आ सकता है। उद्देश्य देखते हैं, इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट, नए स्वरोजगार उद्यमों, परियोजना, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। यानी यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस योजना के माध्यम से आपको ऋण दिया जाएगा। एक्चुअल में ऋण भी रहता है, उसमें सब्सिडी भी रहती है, सब चीज मिला के मैं ऋण बोल रहा हूं। तो इस योजना के माध्यम से आपको नए उद्यम चालू करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। उसमें कुछ पैसा सब्सिडी के रूप में रहेगा, कुछ पैसा ऋण के रूप में रहेगा। तो इस योजना के माध्यम से क्या होगा, एक उद्योग या छोटे उद्यम जो रहते हैं सूक्ष्म उद्यम, उसको स्थापित करवाया जाएगा। और वो स्थापित होगा तो आपको वहां पर इस योजना के अंतर्गत एक बाध्यता है कि आपको जो स्थानीय स्तर पर जो कारीगर है उसको यहाँ पर रोजगार देना है। तो यहाँ पर नए स्वरोजगार उद्यम, परियोजना, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित कराना। यानी मान लीजिए जो आपका उद्यम है वो आप शहरी क्षेत्र में लगा रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र में, जहां भी लगाएं तो मतलब आप जो उद्यम लगाएंगे वहां पर रोजगार जो देंगे लोगों को वो स्थानीय लोग होने चाहिए, यानी वहीं के लोग होने चाहिए। मान लीजिए आप एक गांव में उद्यम लगा रहे हैं तो उस गांव के लोगों को ही वहां पर आप रोजगार देंगे। तो ऐसा रोजगार देने से क्या स्थिति होगी, देखिए हमारे यहाँ क्या होते हैं, कारीगर तो हमारे यहाँ बहुत मात्रा में, लेकिन उन कारीगरों को हमारे यहाँ रोजगार नहीं मिल पाता। तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, यानी एक जगह छोड़ के काम की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस योजना या इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद है कि
कि आपको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट उद्यम लगाने के लिए पैसा दे रही है, आप उद्यम लगाइए और उस उद्यम में स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार दीजिए। तो जो स्थानीय लोग पलायन करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं वो पलायन रुक जाएगा, क्योंकि उन कारीगरों को वहीं पर रोजगार मिल जाएगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, व्यापक रूप से दूर दूर अवस्थित परंपरागत कारीगरों, ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना, जहां तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। सेम चीज जो मैंने बताया कि जो वहां पर आपका उद्यम लगेगा, चाहे वो गांव में लगे या शहर में लगे, उस उद्यम में काम करने वाले लोग जो होंगे, जो कारीगर अभी अलग अलग जगह भटक गए हैं, कोई बिहार जाकर काम कर रहा है, कोई गुजरात जाकर काम कर रहा है या अलग अलग राज्यों में जाकर काम कर रहा है, तो वो उन लोगों को सबको वापस खींचना कि आप अपने ही क्षेत्र में आकर काम कीजिए, आपको बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं। अगर उनको यहीं पे कारीगरों को रोजगार मिलेगा तो बाहर क्यों जाएंगे। तो वही सेकंड पॉइंट बोला है कि जहां तक संभव स्थानीय स्तर पर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा पॉइंट है, देश के कारीगरों को निरंतर व दीर्घकालीन रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन रोका जा सके। सेम चीज जो मैंने पहले पॉइंट में आपको समझा दिया कि अगर उनको दीर्घकालीन स्तर पर यहीं पर उनको पूरा रोजगार मिल रहा है, रोजगार के साथ साथ उनके वेतन भी अच्छे मिल रहे हैं, पारिश्रमिक जो है उनकी क्षमता, पारिश्रमिक क्षमता बढ़ गई है, तो जो बाहर जाकर उनका एक्स्ट्रा खर्चा होता था, अगर यहीं पर रहेंगे तो उनका खर्चा तो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में रह रहे हैं। बाहर जाने में उनको रहने का पैसा खर्चा अलग, खाने पीने का अलग, तो एक ही क्षेत्र में रहेंगे यानी स्थानीय क्षेत्र में रहेंगे, उनका घर भी वहीं पे है, तो उनका जो खर्चा है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के जो पलायन होता है वो चीजें रुक जाएंगी। अगला पॉइंट, कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ाना। तो यहाँ पर रहकर काम करेंगे तो उनका वेतन धीरे धीरे बढ़ेगा, साथ ही साथ उनकी सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि जो बाहर जाने से खर्चा होता है वो बढ़ता है, घर में रह के काम करेंगे तो सेविंग बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, कारीगरों की जो पारिश्रमिक अर्जन क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो ये है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के उद्देश्य। एक एक उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक उद्देश्य को आप बोलेंगे तो एक ही पॉइंट में आपको चारों पॉइंट गिना दिया था। तो आपकी ये मेन उद्देश्य है, आपको अच्छे से समझ आएगा कि अगर कहीं उद्यम स्थानीय स्तर पर ही लग गया तो वो यहाँ पर इस योजना की बाध्यता है कि आपको रोजगार भी स्थानीय लोगों को ही देना है। अगर वो उस उद्यम में स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो जो पलायन हो रहा है बाहर क्षेत्र में वो रुक जाएगा। क्लियर है। तो यही इस योजना का मोटा मोटी उद्देश्य है। क्लियर। अब देखते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या सहायता मिलती है, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कितना पूंजी आपको खुद लगाना है या कितनी सहायता सब्सिडी के रूप में मिलती है या कितना मियादी ऋण होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है। पहले में है लाभार्थियों की श्रेणी, यानी यहाँ पर बताया गया कि लाभार्थी सामान्य श्रेणी का है कि विशेष श्रेणी का। फिर यहाँ पर है लाभार्थियों का अंशदान। अंशदान का मतलब ये है कि परियोजना लागत में कितना अंशदान है लाभार्थियों का, यानी मान लीजिए कि एक योजना, मान लेते हैं एक योजना चालू करने के लिए 10 रुपए, यानी एक उद्योग चालू करने के लिए 10 रुपए लग रहा है, तो उस 10 रुपए में जो व्यक्ति उद्योग को चालू करना चाहता है उसका कितना पैसा लगना होगा वो उसको यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है। मान लेते हैं एक उद्यम लगाने की जो लागत है वो 10 रुपए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 10 रुपए है, तो उस उद्यम को लगाने के लिए वह व्यक्ति जो उद्यम लगाना चाहता है वह स्वयं कितना रुपए लगाएगा वो बताया गया है इस कॉलम में। ठीक है, यानी लाभार्थियों का अंशदान, यानी उस इकाई को स्थापित करने में लाभार्थियों को कितना पैसा लगाना जरूरी है वो इस कॉलम में बताया गया है। ठीक है। अगला कॉलम है यहाँ पर सब्सिडी की दर, यानी अब उस उद्यम में आप लगा लिए, आपकी लागत कितनी वो बता दी जाएगी कि आपको इतना पैसा उस योजना में लगाना है, उस इकाई को स्थापित करने में लगाना है। अब कितना पैसा सरकार सब्सिडी के रूप में देगी वो इस कॉलम में बताया गया है। बाकी जितना पैसा बच गया, मान लेते हैं जैसे 10 रुपए है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस फिर मैं उसको एक एक चीज समझाऊंगा। मान लेते हैं कि इकाई को लगाने में 10 रुपए की लागत आती है। ठीक है, एक इकाई को यानी एक उद्योग को लगाने में मान लेते हैं 10 रुपए की लागत आती है, तो इस योजना के अंतर्गत बोल रहे हैं, मान लेते हैं लाभार्थी 1 रुपए लगा रहा है, यानी उस इकाई को लगाने में लाभार्थी 1 रुपए लगा रहा है। ठीक, सरकार जो है वो 2 रुपए की सब्सिडी दे रही है, सरकार जो है वो 2 रुपए की सब्सिडी दे रही, तो कितना रुपए हो गए, 1 + 2 टोटल 3 रुपए हो गए। 1 रुपए लाभार्थी खुद लगा रहा है, यानी जो उद्योग स्थापित कर रहा है वो खुद लगा रहा है, 2 रुपए सरकार सब्सिडी दे रही है, तो 3 रुपए हो गए। तो 10 में से 3 घट गया, कितना बचा, 7 रुपए। तो वो 7 रुपए की राशि जो बैंक है वो ऋण के रूप में देंगे, जिसको मियादी ऋण बोला जाता है।
क्लियर है। तो यानी एक उद्यम लगाने के लिए आपका अंशदान कितना होगा वो यहां बताया गया है, और गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देगी वो यहां पर बताया गया। जो बाकी शेष बची राशि है उस उद्योग पर लगाने के लिए वो बैंक ऋण के माध्यम से वो राशि लाभार्थी को देंगे। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको एक एक करके समझाता हूं आपको। तो सबसे पहला है सामान्य श्रेणी। सामान्य श्रेणी में वह व्यक्ति आएगा जो विशेष श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है। विशेष श्रेणी में कौन कौन आएगा उसको मैंने डिटेल में लिख दिया, उसको छोड़ के जितने भी लोग होंगे वो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो सामान्य श्रेणी में लाभार्थी का अंशदान होगा कुल परियोजना लागत का 10%। यानी अगर मान लेते हैं कि एक परियोजना को यानी एक उद्योग स्थापित करने की लागत एक एग्जाम्पल के तौर पर 10 रुपए है, तो उस 10 रुपए का 10% कितना हुआ 1 रुपए। तो उस व्यक्ति को उस उद्योग को लगाने के लिए 1 रुपए की राशि देनी पड़ेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे कुल परियोजना लागत का 10% कितना होगा लाभार्थी का अंशदान होगा। अगला पॉइंट सब्सिडी की दर। सब्सिडी की दर पूरी परियोजना लागत का ग्रामीण क्षेत्र में 25% की होगी, जबकि शहरी क्षेत्र में 15% की होगी। एक एग्जांपल 10 रुपए वाले ही लेते हैं। जैसे एक 10 रुपए उद्योग स्थापित करने के लिए हो गया, लाभार्थी का अंशदान 10%, तो 10 का 10% कितना हुआ 1 रुपए हुआ। अब मान लेते हैं वो उद्योग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में लग रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो 25% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, तो 10 का 25% कितना हुआ 2.5 रुपए हुआ। तो 2.5 रुपए गवर्नमेंट क्या करेगी सब्सिडी के रूप में उस व्यक्ति को देगी। तो टोटल कितना हो गया 3.5 रुपए हो गया। बाकी जो पैसा बचा है वो लाभार्थी को बैंक की तरफ से ऋण के रूप में दिया जाएगा। क्लियर है। ये कहने का यहाँ का मतलब है। अगर वही उद्योग अगर आप शहरी क्षेत्र में लगाएंगे तो आपको सब्सिडी गवर्नमेंट 15% की देगी। सेम उद्योग को अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लगाएंगे तो गवर्नमेंट कुल परियोजना लागत का 25% सब्सिडी देगी। शहरी क्षेत्र में लगाएंगे तो कुल परियोजना लागत का 15% आपको ऋण 15% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अगला पॉइंट देखते हैं विशेष श्रेणी। विशेष श्रेणी में कौन कौन आता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग यानी दिव्यांग व्यक्ति, पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र। पहाड़ी यानी आप समझ सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र उसको बोला गया है जैसे जिनकी सीमा भारत जो है भारत की सीमा जो भारत की जो सीमा बनाते हैं जो राज्य वहां की बात हो रही है जो सीमावर्ती क्षेत्र है। क्लियर है। तो याद रखिएगा विशेष श्रेणी में आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपका ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग यानी दिव्यांग व्यक्ति, सीमावर्ती राज्य या सीमावर्ती क्षेत्र यानी ऐसे क्षेत्र जो भारत की सीमा बनाते हैं और उनकी जो मतलब आप बोल सकते हैं उनकी सीमा किसी अन्य देश से लगती हो। ठीक है। तो सीमावर्ती क्षेत्र वो होंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र। तो ये सब में जो है ये विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इस श्रेणी में लाभार्थी का अंशदान केवल 5% का होगा। यानी अगर मान लीजिए उस लाभार्थी ने 10 रुपए का उद्योग लगाना है तो उस लाभार्थी को अपनी तरफ से जो पैसा लगाना पड़ेगा वो केवल 50 पैसा लगाना पड़ेगा। यानी 10 रुपए का 5% कितना हुआ 50 पैसे हुआ। तो वो लाभार्थी केवल 50 पैसा लगाएगा। आगे ग्रामीण क्षेत्र में 35% सब्सिडी मिलेगी। यानी ये विशेष श्रेणी वालों को ग्रामीण क्षेत्र में 35% की सब्सिडी मिलेगी। तो 10 का 35% कितना हुआ 3.5 रुपए। यानी वो व्यक्ति 50 पैसे खुद लगा रहा है, 3.5 रुपए उसको सब्सिडी मिल रहा है, तो टोटल 4 रुपए हो गया, 6 रुपए उसको बैंक ऋण देगा। क्लियर है। और शहरी क्षेत्र में सब्सिडी 25% है विशेष श्रेणी के लिए। तो अब यहाँ पर ये आपको टेबल समझ आ गया होगा जो मैं समझा रहा हूं। अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूं कि अगर कोई इकाई को स्थापना करना होता है तो उसकी परियोजना लागत अधिकतम कितनी हो सकती है। तो नोट में देखते हैं, अगर विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना या इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत 25 लाख रुपए है। यानी कि अगर यहाँ पर जो आप ये बोल सकते हो कि आप जो इकाई स्थापित करना चाहते हो उसकी अधिकतम लागत 25 लाख रुपए यहाँ पर हो सकती है। तो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना या इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत यानी आप जो इकाई लगाना चाहते हो उसकी अधिकतम जो आपका पैसा लगा सकते हो 25 लाख रुपए। यानी एक इकाई स्थापित करने का जो पूरा प्रोसेस रहता है उसमें आप इकाई लागत 25 लाख रुपए तक की इकाई लागत को यहाँ पर वेरी कर सकते हो। यानी आप बोल सकते हो कि एक इकाई स्थापित करने के लिए हमको 25 लाख रुपए लगना है।
उस 25 लाख में से अगर आप सामान्य श्रेणी को तो 10% आपको लगाना पड़ेगा, तो 25 लाख का आप 10% निकाल लीजिए, जितना आ रहा है वो आपको उतना पैसा आपको खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में है तो 25 लाख का 25% आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी, बाकी जितना पैसा बचेगा वो बैंक आपको मियादी ऋण देगा, यानी उस ऋण के ऊपर वो ब्याज लेगा। क्लियर है? तो यहां पर आप 25 लाख रुपए अधिकतम आपकी एक इकाई को स्थापित करने की अधिकतम लागत आपकी 25 लाख रुपए तक हो सकती है। तो वर्तमान में ये राशि को अपडेट किया गया है, वो राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। क्लियर है? ये अपडेट आया है, लेकिन आपके पेपर में अगर अपडेट नहीं पूछा तो 25 लाख रुपए का आएगा, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 50 लाख आ रहा है तो आप 50 लाख लेंगे, क्योंकि 7 दिन पहले ही ये अपडेट हुआ है कि विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत जो राशि है वो 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जब वहां पर अपना कोटेशन भरेंगे, आप बताएंगे कि मैं ये एक इकाई स्थापित करना चाह रहा हूं। मान लीजिए आप कपड़े बुनाई वाला, जो बुनाई होती कपड़े की या सिलाई होती है, आप उसकी इकाई स्थापित कर रहे हैं, मान लेते हैं। तो अगर आप वहां पर बोल रहे हैं कि मेरे को इस इकाई बनाने में अधिकतम 25 लाख रुपए लगेंगे, तो 25 लाख आप अपना बताएंगे कि इस उद्योग को स्थापित करने में आपको 25 लाख रुपए लगेंगे। इससे ज्यादा होगा तो आप इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। ठीक है, एक 25 लाख के एग्जाम्पल से वर्तमान में राशि 50 लाख कर दी गई, तो 50 लाख तक की इकाई स्थापित कर सकते हो। इससे कम हो सकती राशि, हो सकता है आपको 10 लाख का ही इकाई स्थापित करना है, तब भी आप पात्र हैं। ऐसा नहीं कि आप 25 लाख की ही करेंगे। 25 लाख से कम आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आप जितना करना चाहे आप उतने की इकाई स्थापित कर सकते हो, उसके हिसाब से 1% निकल जाएगा। क्लियर है? मान लेते हैं आप 10 लाख रुपए की इकाई स्थापित कर रहे हैं, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? आपका 1 लाख रुपए हुआ। तो 1 लाख रुपए आपको खुद लगाना पड़ेगा। 25% ग्रामीण क्षेत्र में लगाएंगे तो 25% आपको क्या करेगी? ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपको 25% सब्सिडी देंगी, यानी 10 लाख का 25% कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 प्लस 1 लाख कितना हुआ? 3.5 लाख रुपए जो है आपका। 1 लाख रुपए आप स्वयं लगाएंगे, 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी, और बाकी जितना पैसा है 10 लाख में से 3.5 लाख काट लीजिए, जितना पैसा बचा उतना आपको बैंक की तरफ से ऋण दे दिया जाएगा, और उस ऋण को ऊपर बैंक ब्याज लेगा आपसे। क्लियर है? तो इस तरीके से एक उद्योग स्थापित है। विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है उसका उद्योग इस तरीके से स्थापित होता है, और इतना इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता है। तो याद रखिएगा, अपडेट है 50 लाख रुपए। ठीक है, यानी ये 25 लाख की राशि बढ़ा के 50 लाख कर दी गई है। 50 लाख ऑप्शन में आ रहा है तो 50 लाख लेके चलना है। क्लियर है? 25 लाख ऑप्शन में आ रहा है तो फिर उस समय अब वो अपडेट वाला दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो 25 लाख आ रहा है तो लेकर चलना है। लेकिन केवल 25 लाख आ रहा है और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं को लेकर चलेंगे, क्योंकि नई राशि 50 लाख हो चुकी है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना या इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत 10 लाख रुपए है। यानी अगर आपको कोई व्यवसाय या सेवा क्षेत्र से संबंधित कुछ इकाई को स्थापित करना है, तो उसके लिए आपकी परियोजना या इकाई की जो अधिकतम लागत है वो 10 लाख रुपए केवल हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग करना है, विनिर्माण क्षेत्र, तो 25 लाख के मैक्सिमम बढ़ के 50 लाख हो गया है। लेकिन कोई व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ परियोजना से संबंधित या कोई इकाई स्थापित करना है व्यवसाय करने के लिए, या आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो कोई भी इकाई स्थापित की जा रही है, तो उसमें अधिकतम राशि 10 लाख रुपए हो सकती है परियोजना की। अगला पॉइंट है, कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा मियादी ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे मैंने बता दिया आपको 10 रुपए है, 1 रुपए आपको खुद लगाना है, 2.5 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी में दे रही है, यानी वो 2.5 लाख रुपए आपको लौटाना नहीं है, वो सब्सिडी है, अनुदान है। उसके बाद जो राशि बच गई है वो बैंक मियादी ऋण यानी टर्म्स लोन में देगा। ठीक है, आप जैसे ही ऋण उठाएंगे आपको ब्याज उसका पटाना पड़ेगा, तो शेष राशि मियादी ऋण के रूप में आपको दी जाएगी। क्लियर है? अगला आप देखते हैं मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए। ये तो हो गई आपकी नई इकाई स्थापित करना है, यानी आपको नया यूनिट लगाना है, तब आपके लिए ये वाला हो गया। अगर आपकी यूनिट पहले से लगी हुई है, उसको फिर से मरम्मत करवानी है, या उस यूनिट को आगे बढ़ाना है यानी बड़ा करना है क्षेत्र को, या उस यूनिट का रिनोवेशन कराना है, तो कुछ भी मरम्मत कराना है या उस इकाई को बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए जो राशि है वो देख लेते हैं। सभी श्रेणी के लिए, यहाँ पर विशेष श्रेणी भी आती है, सामान्य श्रेणी भी आती है। तो लाभार्थियों का अंशदान
जो परियोजना लागत का 10% होगा, यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10% है। यानी आपको अब जो नई इकाई स्थापित करना है या पुरानी इकाई का फिर से उन्नयन करना है, रिनोवेशन करना है, तो आपका जो रिनोवेशन का जो कुल पैसा है उसका 10% आपको यहाँ पर खुद लगाना पड़ेगा। अगला है सब्सिडी, परियोजना लागत पर 15%, पूर्वोत्तर व पहाड़ी क्षेत्र में 20%। यानी आपको सब्सिडी जो नया उन्नयन कराने के लिए सब्सिडी जो होगी उसकी कुल परियोजना का 15% की होगी और पूर्वोत्तर व पहाड़ी क्षेत्र में 20% की सब्सिडी होगी। बाकी आपको ऋण लेना पड़ेगा बैंकों से। नोट, उन्नयन हेतु विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना की अधिकतम लागत 1 करोड़ रुपए। यानी अब आपको रिनोवेशन के लिए, क्योंकि आपकी इकाई तो पहले से स्थापित है, अब उस इकाई को रिनोवेट करना है और बेहतर करना है, तो और लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल सकता है। इसी के लिए विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना की अधिकतम लागत 1 करोड़ रुपए डिसाइड की गई है। यानी आपको रिनोवेशन के लिए मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए मिल सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिल सकती है, तो 1 करोड़ रुपए के हिसाब से मैक्सिमम सब्सिडी देखिए 15% यानी 15 लाख रुपए, पहाड़ी व पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 20% यानी 20 लाख रुपए। तो 1 करोड़ का 15% 15 लाख होता है, 1 करोड़ का 20% 20 लाख होता है, उतना सब्सिडी रहेगा। बाकी आपको अपना अंशदान 10% लगाना है, यानी 1 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए वो खुद लगाएगा व्यक्ति रिनोवेट के लिए। ठीक है, 15% जो है गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है, यानी 15 लाख सब्सिडी मिलेगी। 10 और 15 25 लाख हो गया, बचा 75 लाख रुपए। तो 75 लाख रुपए जो है वो बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में दिया जाएगा। हो सकता है कि वो 50 लाख में रिनोवेशन कराना चाहते हो तो 50 लाख के हिसाब से राशि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परियोजना लागत जो है रिनोवेशन की वो 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए विनिर्माण क्षेत्र में। सेम चीज, उन्नयन हेतु सेवा व व्यापार क्षेत्र के तहत अधिकतम परियोजना लागत का 25 लाख होगा। यानी जो सेवा क्षेत्र या व्यवसाय के क्षेत्र में जो चीजें काम कर रही, इकाई काम कर रही है, उसको कितना यहाँ पर आपको कितना पैसा रिनोवेशन के लिए किया जा सकता है कि वो अपना व्यापार को बढ़ा सके या अपने सेवा क्षेत्र में जो भी सुधार करना हो वो कर सके। तो इसके लिए उसको अधिकतम परियोजना लागत का 25 लाख रुपए यहाँ पर, यानी कुल परियोजना लागत उसकी 25 लाख रुपए रिनोवेशन की हो सकती है। सेम चीज दोहराएंगे, 25 लाख का 10% जो है उसको खुद लगाना है, 15% नॉर्मल क्षेत्रों में जो है 15% आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, पहाड़ी क्षेत्रों में 20% की सब्सिडी देगी, जो बचा भाग रहेगा उसको खुद लगाना पड़ेगा मियादी ऋण के रूप में, यानी खुद लगाना पड़ेगा, यानी मियादी ऋण के रूप में उसको बैंक ब्याज में देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो नई इकाई स्थापित करना है, उस नए उद्योग यानी नई इकाई या सूक्ष्म उद्योग को स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की क्या पात्रता होनी चाहिए वो बताया गया है। तो पहला, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, यानी 18 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपको लाभ मिलता है उस लाभ को लेने के लिए पात्र है। सेकंड, इकाइयों की स्थापना हेतु कोई आय सीमा नहीं है। ऐसा नहीं गरीब अमीर नहीं देखा जाएगा, जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसको सब योजना के अंतर्गत ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। थर्ड है, विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजना स्थापित करने हेतु लाभार्थी कम से कम 8वीं पास हो। यानी अगर आपको विनिर्माण क्षेत्र में कोई उद्यम लगाना है और उस उद्यम की जो परियोजना लागत है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा आ रही है, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि जो लाभार्थी जो ये पैसा चाह रहा है वो कम से कम 8वीं पास हो। और सेवा क्षेत्र में अगर उसको 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा लेना है तो उसके लिए भी शर्त है कि जो लाभार्थी लाभ लेना चाह रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो 8वीं पास हो। अगला पॉइंट, स्व सहायता समूह भी इस योजना के अंतर्गत पात्र है लाभ लेने के लिए, लेकिन अन्य कोई योजना का लाभ ना लिया हो तभी इस योजना के अंतर्गत पात्र है। यानी जो स्व सहायता समूह इस योजना के अंतर्गत अगर सब्सिडी लेना चाह रहे हैं तो वो सब्सिडी अगर उनको किसी अन्य योजना के अंतर्गत वो सब्सिडी ले चुके हैं तो इस योजना के अंतर्गत वो पात्र नहीं है। लेकिन स्व सहायता समूह भी पात्र अगर वो अन्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी नहीं लिए हुए हैं तब। अगला पॉइंट, सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत जितनी भी संस्थाएं हैं वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ के पात्र हो सकते हैं, यानी वो लाभ लेना चाहे तो ले सकते हैं। कौन? सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम 1860 के अंतर्गत जितनी भी पंजीकृत संस्थाएं हैं वो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। अगला पॉइंट, उत्पादन सहकारी समिति। उत्पादन सहकारी समिति का मतलब ये है कि कोई ऐसी सहकारी समिति जो उत्पादन का कार्य करती है, प्रोडक्ट बनाती है, वो सब भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। अगला है धर्मार्थ न्यास।
धर्मार्थ न्यास का मतलब होता है जो चैरिटी ट्रस्ट होते हैं वो भी इस योजना के पात्र है लाभ लेने के लिए। तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट रहते हैं वो इस योजना के अंतर्गत पात्र है लाभ लेने के लिए। तो जो धर्मार्थ न्यास का मतलब होता है चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वो भी इस योजना के अंतर्गत, यानी चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब वो इस योजना के अंतर्गत जो भी पैसा कमाएंगे वो चैरिटी में दे देते हैं उन लोग। तो चैरिटेबल ट्रस्ट भी इस योजना कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र है। क्लियर है? तो ये हमारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। इसके कुछ पॉइंट और इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।